Welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am अर्पित चतुर्वेदी एंड हम लोग बात कर रहे हैं गेट बायोकेमिस्ट्री के कोर्स के बारे में। या हम लोग गेट बायोकेमिस्ट्री कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपका जितने भी एग्जामिनेशन है, जितने भी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन आप फेस करने वाले हो, आपका गेट हो गया, डीबीटी हो गया, सीएसआईआर हो गया, बार्क हो गया, जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं सभी में आपको ये काम आने वाला है, क्योंकि एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, यहाँ से आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे और सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी के पीछे कुछ ना कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो अगर एक बार आप समझ गए तो आपसे गलत नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी सी चीज़ें क्लियर नहीं होती, कुछ दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठ जाते हैं और उसी वजह से क्वेश्चन नहीं होते और उनको टेंशन बनी रहती है। तो हम लोग उन क्वेश्चन को या उन क्वेरीज को ख़त्म करने की आज कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो बेसिकली एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर एंजाइम होता क्या है ना। तो ये चीज़ आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम आपसे बहुत सी पूछी जाती है कि एंजाइम जो है वो क्या है। बेसिकली एंजाइम को हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना। ये एंजाइम जो है ये ज़्यादातर आपको ऑलमोस्ट प्रोटीनेशियस इन नेचर देखने को मिलेंगे। ये एंजाइम करते क्या है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं ऑलमोस्ट। ये जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, यानी कि ऐसी रिएक्शंस, ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर आपकी ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस चल रही हैं, उन सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं एंजाइम, जो कि ज़्यादातर ऑलमोस्ट हमको प्रोटीनेशियस नेचर में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारे पास आरएनए नेचर के भी एंजाइम्स हैं जिनको हम राइबोजाइम कहते हैं, और हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी हैं कुछ ऐसी मोनोक्लोनल जो कि काम करती हैं किसका, एंजाइम का, या जो एंजाइम की तरह एक्ट करती हैं और उनको हम कहते हैं एब्जाइम्स। या तो हम उन्हें एब्जाइम्स कहते हैं या फिर हम उन्हें कहते हैं कैटमैब, कैटालिटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये हमको पता है अपने जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में। तो एंजाइम काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो वो हम लोग मेजरली प्रोटीन्स के लिए ही पढ़ते हैं, या प्रोटीनेशियस एंजाइम्स जो हैं उनके लिए ही हम एंजाइम काइनेटिक्स की ज़्यादातर स्टडी जो है वो करते हैं। ये प्रोटीनेशियस एंजाइम मोर देन 500 बायोकेमिकल टाइप्स के रिएक्शन को, या इतने सारे टाइप्स के रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटलाइज करने का काम करते हैं, और हमको इनके फंक्शन अपने डे टू डे लाइफ में हद से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एंजाइम के बारे में हमको ये पता चला। बेसिकली यहाँ पे जो कैटलिस्ट वर्ड है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कैटलिस्ट वर्ड की सिर्फ एंजाइम के लिए ही नहीं, नॉर्मली भी यही डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि एक रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है। एक रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है खुद मेटाबोलाइज हुए बिना। मतलब कि जितने एंजाइम मॉलिक्यूल आप एंटर करोगे रिएक्शन में, उतने ही एंजाइम मॉलिक्यूल रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। जितने कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल आप एंटर करोगे रिएक्शन में, उतने ही कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल एज इट इज़ रिएक्शन ख़त्म होने के बाद बाहर आ जाएंगे, और जब तक वो रिएक्शन में रहेंगे रिएक्शन का रेट बढ़ाते रहेंगे। रिएक्शन का रेट का मतलब क्या है कि अगर एक सब्सटेंस या एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए 1 मिनट में, तो एंजाइम की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा 20 सेकेंड में, हो सकता है 10 सेकेंड में, हो सकता है 2 सेकेंड में भी कन्वर्ट हो जाए। तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं खुद मेटाबोलाइज हुए बिना। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि एंजाइम कभी खुद मेटाबोलाइज नहीं होते, ये चीज़ें स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तब हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं कि एक तो A to B बन रहा है और एक बन रहा है B से A।
तो एंजाइम क्या करते हैं, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है और इसको इक्विलिब्रियम में आने में बिना एंजाइम के लगेंगे 10 मिनट, तो इसको इक्विलिब्रियम में आने में एंजाइम के साथ लगेंगे 2 मिनट या 1 मिनट या कुछ सेकंड्स। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है एज अ स्टेटमेंट, ठीक है, क्या कि एंजाइम इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करते हैं, या क्या एंजाइम के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। तो हाँ, अगर एंजाइम प्रेजेंट होता है तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें याद रखनी है। एंजाइम खुद मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, एंजाइम इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक तीसरी चीज़ आती है कि अगर एक रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स A to B बन रहे हैं उतने ही मोल्स जो है वो B to A बन रहे हैं, अच्छी बात है। तो अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम इसमें एंजाइम जो है इंक्लूड कर दें या एंजाइम हम इसमें एंटर कर दें रिएक्शन में, तब क्या होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक। जिस रेट से एंजाइम फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसी रेट से रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो होगा क्या, आपको जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा। तो ये भी चीज़ आपके स्टेटमेंट पूछी जाती है कि क्या जो एंजाइम है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, तो नहीं, एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बराबरी ही कैटालाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमको, या ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चंस में, जिसको आप चूज करके देख करके क्या कर सकते हो, उसको आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा गलत है कौन सा सही है, इन बातों को ध्यान रखते हुए। बात करें अगर एंजाइम काइनेटिक्स की, तो आखिर ये एंजाइम काइनेटिक्स टर्म है क्या और इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो बेसिकली एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। ये है फ्री एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, बना रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारे पास टीपी ट्रांजिशन स्टेट और फिर फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए रिएक्शन के जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि जो स्लो स्टेप है, वहाँ पे कितना टाइम लग रहा है या कितना टाइम लग रहा है एंजाइम की प्रेजेंस में और एंजाइम की अब्सेंस में, इसी स्टडी को हम कहते हैं एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। इसी स्टडी को हम कहते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लो स्टेप है एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कैटालाइज हो रही है, तो उस रिएक्शन का रेट कैसे वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है। हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जिसके साथ वेरी करे, फॉर एग्जांपल पीएच जिसके साथ वेरी करे, फॉर एग्जांपल कोई एक्टिवेटर जिसके साथ वेरी करे, और फॉर एग्जांपल कोई इनहिबिटर जिसके साथ वेरी करे, फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसके साथ वेरी करे, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम का नंबर जिसके साथ वेरी करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिसके साथ वेरी करे अगर फीडबैक इनहिबिशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एंजाइम के रेट पे किस तरीके के इफेक्ट डाल रही हैं और उसकी स्टडी करना कहलाता है एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि एंजाइम जो है वो कई टाइम्स रेट को जो है वो बढ़ा देता है नॉर्मली, जो नॉर्मल रिएक्शन है उससे। जैसे कि आपका जो म्यूटेज एक्टिविटी है फॉस्फोग्लूकोज म्यूटेज एंजाइम की या फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की, जो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसको ऑलमोस्ट पूरा दिन लगेगा अगर हम नॉर्मली बिना एंजाइम के प्रेजेंस के होने दें, ठीक है। ये जो आइसोमेरिक रिएक्शन है ये पूरा दिन लगेगी होने में, लेकिन एंजाइम के प्रेजेंस में ये कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स में ही हो जाती है। तो अगर एंजाइम ना हो तो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो कि आधे पे ही रह जाएं और पूरी होंगी ही नहीं। तो जब बात आती है काइनेटिक्स की, तब सबसे ज़रूरी हमारे सामने जो चीज़ आ जाती है वो है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। अब ये होती क्या है? माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स बेसिकली आपके पास आपको ये पता चल चुका है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है और ES कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है। वो ये होता है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये है आपका एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट।
अब इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए, इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ हमारे पास डेल्टा जी का चेंज होता है, या हमको चेंज इन एंथैल्पी देखना पड़ता है कि किस तरीके की रिएक्शन है, इंटरकोनिक है या एक्सरकोनिक है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह लें कि एक मिनिमम एनर्जी होती है, एक मिनिमम बैरियर होता है जो हमें अटेन करना ही होता है, या जो सबस्ट्रेट को अटेन करना ही होता है, जिसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। उस बैरियर को, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, उसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। आप सभी लोगों ने वो ग्राफ देखा होगा थ्रेशहोल्ड एनर्जी वाला। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी वाला। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपकी ऐसे करके थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी जो है, जो हमको रिक्वायर होती है इस रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए, इस पॉइंट पे उसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, या हम ये कह लें इस लेवल तक पहुंचने के लिए, इतनी एनर्जी अटेन करने के लिए हमको, ये क्या है, ये है मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए। ठीक, अब उतनी एनर्जी जो हमें चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, इस थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए हमें जो अमाउंट चाहिए एनर्जी का, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रीच द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किस तरीके से, कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है ES कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तब उस बाइंडिंग से क्या होता है, एक बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। किस तरीके की बाइंडिंग से, वैन डर वाल इंटरेक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से एक बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस एक्टिवेशन को, एनर्जी को कम करने की कोशिश करती है। तो अब थ्रेशहोल्ड तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ इतनी ही एनर्जी चाहिए होती। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम जो है एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, तो अब आपको इतना सब तो पता था, इतना सब तो आपको पता था। हम रेट की बात करने वाले हैं। तो अब चलो ठीक है, अच्छी बात है कि एंजाइम रिएक्शन ये कर रहा है ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, लेकिन हमको क्या करना है, या माइकलिस मेंटन ने क्या बताया, माइकलिस मेंटन ने बताया कि ये जो रिएक्शन हो रही है, इसका जो रिएक्शन रेट है, ठीक है, इसका जो रिएक्शन रेट है, वो पहली चीज़ तो क्या है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कोई लीनियर रिलेशन नहीं है उसका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ। दूसरी चीज़, जो हमारा एंजाइम है वो सेचुरेबल है, जो हमारा एंजाइम है वो सेचुरेबल है, वो एक सेचुरेशन शो करता है, और कॉन्टिन्यूस लीनियर ग्राफ शो नहीं करता है सबस्ट्रेट की इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के साथ। प्लस इन्होंने कई ऐसे टर्म्स दिए जो कि हमको एंजाइम की काइनेटिक्स को समझने में आसानी देते हैं, या हमको आसान बनाते हैं माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स के थ्रू, जो एंजाइम की काइनेटिक्स है उसको समझने में। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको स्टेटमेंट होता है कि इन्होंने क्या कहा कि जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है वो सेचुरेबल होती है। सेचुरेबल मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एंजाइम एंजाइम की हर एक्टिव साइट, या हर एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुकी होगी। उस पॉइंट के बाद हमको लीनियर रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलेगा, या कॉन्टिन्यूस इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा सबस्ट्रेट की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन के साथ, किसमें, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये हमको चीज़ें देखने को मिल रही जो कि इन्होंने बताया। इसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने और क्या बताया कि अगर हम इनिशियल रेट को मेजर करें, ठीक है, इफ द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर अ रेंज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस दैट इज डिनोटेड बाय एस। अगर आपको इस तरीके के ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं तो उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। द इनिशियल रिएक्शन रेट दैट इज वेलोसिटी और वी नॉट इंक्रीजेस एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इनिशियली मान लीजिए आप एक रिएक्शन मिक्सचर है आपके पास, उस रिएक्शन मिक्सचर में, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस रिएक्शन मिक्सचर में आप 100 एंजाइम जो हैं वो लेके आगे बढ़े हैं, 100 एंजाइम्स। ठीक है, और 100 एंजाइम से तो जाहिर सी बात है आपके पास 100 एक्टिव साइट्स हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करी है, पहले 2 मोल से 5, 6, 10 ऐसे करके आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करी है।
तो जैसे जैसे आप शुरू में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता है कि आपके पास फ्री एंजाइम्स पड़े हुए हैं। अभी क्या है, 2 एंजाइम काम कर रहे हैं। आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दी, 10 करने लगे, आपने और बढ़ा दी, 50 करने लगे, आपने और बढ़ा दी तो 80 करने लगे। तो जब तक आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन तो बढ़ नहीं रही, एंजाइम की कंसंट्रेशन तो वही है। तो होगा क्या, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके ये 100 एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके होंगे। उसके बाद आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाओ, रिएक्शन की रेट वही रहने वाली है। ठीक है, रिएक्शन की रेट वही रहने वाली है। अब इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। मान लो ये जो 100 एंजाइम है, ठीक, इसमें से एक एंजाइम, इसमें से एक सिंगल एंजाइम जो है वो क्या है, एक सिंगल एंजाइम 1 मिनट में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता है। अच्छी बात है। और आपके पास ऐसे 100 एंजाइम हैं, एक एंजाइम 1 मिनट लेता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में। अब आपके पास है 5 सबस्ट्रेट, 5 मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट के, तो 5 एंजाइम एक साथ काम करेंगे, 5 एंजाइम एक साथ काम करेंगे। जैसे वो हम लोग बहुत सारे लोग नहीं, पहले बचपन में थे एक साड़ी 1 मिनट में सूखती, तो 5 साड़ी कितने मिनट में सूखेंगी, वही वाला हाल है। ठीक है, तो 5 एक साथ काम करेंगे और क्या करेंगे, 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को 5 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में 1 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। बड़ा रेट बढ़ गया। पहले हो रहा था 1 मॉलिक्यूल 1 मिनट में, अब हो रहा है 5 मॉलिक्यूल 1 मिनट में, बढ़ गया रेट। फिर आपने क्या किया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कर दिया 10, फिर आपने कर दिया 20, तो अब ये बढ़ता जाएगा, अब हो जाएगा 20 मॉलिक्यूल 1 मिनट में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में। फिर और बढ़ा दिया आपने, कर दिया 80, जब 80 कर दिया तो 80 मॉलिक्यूल्स 1 मिनट में। ठीक, और फिर आपने कर दिया 100, तो 100 एक बार तो होगा, लेकिन उसके बाद जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब जो रेट है आपका वो नहीं बढ़ेगा या वो स्टडी हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 200 या 300 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कर दिए, तब भी जो रेट है वो 100 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट ही रहेगा, 200 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 एंजाइम ही है और सभी एक साथ काम कर रहे हैं, तो 100 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया होगा तो बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया। कुछ टर्म्स है जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ठीक, V0 अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग तो हम लोग इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल रेट। इसका मतलब कि रिएक्शन इनिशियली जो रेट है वो हमको कितना देखने को मिल रहा है जो हमने शुरू करी। Vmax जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है या वो मैक्सिमम रेट है जो कि एंजाइम अटेन करता है अपने सेचुरेट होने पर। जब एंजाइम 100% सेचुरेट हो जाएगा, जो कि मैंने बताया कि अगर 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 सबस्ट्रेट पर पहुंच गया है, कंसंट्रेशन पहुंच गई है, उस समय जो Vmax होगा, उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम रेट। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक KM टर्म और है जो हमको अभी समझ में आएगा। तो इन्होंने इस तरीके के माइकलिस मेंटन ने अपने काइनेटिक को समझाते हुए एक ग्राफ डिज़ाइन किया और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का था। ठीक है, इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे हमको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखने को मिलती है और वाई एक्सिस पे हमको रिएक्शन रेट देखने को मिलता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप लोग को पता है हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चला। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट बढ़ती जा रही है, और रिएक्शन रेट आप इधर देख रहे हो वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो अब हो क्या रहा है, अभी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन कब तक, एक सर्टेन पॉइंट तक। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप जितनी भी बढ़ाओ वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली, वो हो जाएगी स्टेडी। ठीक है, एक स्टेडी वहाँ पे हमको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी होगी उसको हम कहेंगे Vmax,
और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारी है v नॉट, और इस तरफ जितनी भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वो सबस्ट्रेट की वैल्यू होगी। इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे और बहुत खास हमारे लिए निकल के आता है जो कि बच्चों को बहुत समझ में जल्दी नहीं आता है, और वो है Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब ये कौन सी खेत की मूली है? देखो हो क्या रहा है, एक है आपका Vmax, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये आपके सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और Km आपको डिफाइन करना है कि Km होता क्या है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे है आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि इसके हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई कंसंट्रेशन ही तो होगी सबस्ट्रेट की, कि हाँ इतने मॉलिक्यूल या इतने मोल ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है इस पॉइंट पे, ठीक। तो Vmax की जो वैल्यू होगी उसका जो हाफ होगा, यानी कि Vmax/2, ठीक। अगर उसको हम इस ग्राफ से ऐसे ड्रॉ करते हुए वहाँ पे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मेजर करें तो एग्जैक्टली वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस पॉइंट पे, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट Vmax, या हम ये कह लें कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज एट द रिएक्शन रेट विद द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द Vmax, या उस जगह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगी जब Vmax की या जो V की वैल्यू है वो Vmax की आधी है, ठीक है। जब V की वैल्यू Vmax की आधी है तब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगी। तो जो भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Vmax की आधी वैल्यू पे होगी उसी को हम कहेंगे Km, ठीक। तो अब अगर कोई भी Km पूछे तो आप सीधे बताइएगा ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है कब, जब Vmax से आधी वैल्यू हमको V की देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है। तो एक सबस्ट्रेट से रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, एक सबस्ट्रेट से चीज़ें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, जिसमें जो आपका कैटालाइज रिएक्शन है वो क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, जो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा K1, यहाँ पे K-1 एंड दिस इज K2, ठीक है। तो इस तरीके के हमको जो रिएक्शन क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हमारी हो गई एक चीज़, ठीक है। माइकलिस मेंटन ने हमको क्या क्या बताया वो हमको समझ में आ गया। अब होता क्या है, अब आप जब रिएक्शन लैब में परफॉर्म करते हो तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलता है सेम, लेकिन होता क्या है कि आपको इस ग्राफ से प्रिडिक्ट करनी है चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से Vmax की वैल्यू निकालनी है और आपको यहाँ से Km की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि ये ग्राफ लीनियर नहीं है इसलिए हमको ये वैल्यू प्रिडिक्ट करने में या वैल्यू निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बात यहीं तक सीमित नहीं रह गई, अगर लीनियर ग्राफ चाहिए था तो लीनियर ग्राफ भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। कैसे, पहले हम ये माइकलिस मेंटन की इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए, तो माइकलिस मेंटन ने अपनी ये इक्वेशन दी थी समझाने के लिए इन सारी चीज़ों को, जिसमें कहा गया V नॉट इज इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस S। ये ऐसी इक्वेशन है जो आप अगर मतलब कभी भी कोई आप सो रहे हो और आपको हिला के कोई रात में नींद से पूछ ले कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन बताओ, तब भी आप नींद में उसे बता दो कि V नॉट इज इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस S, क्योंकि इस जगह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इस जगह से आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, इस जगह से आपको ग्राफ करने में आसानी होगी, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। V नॉट इज इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस S, ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन है जो कि इस जो रिएक्शन काइनेटिक्स है उसको पढ़ के बनाई गई है। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि क्या Km, जैसे कि क्या Vmax, जिनकी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो Km जो है वो क्या है, इट इज K2 प्लस K-1 अपॉन K1, K2 K-1 और K1। बेसिकली यहाँ पे जो ES है वो बन रहा है एक तरफ से और टूट रहा है दो तरफ, यानी कि ये ES बनेगा कैसे, E प्लस S से, लेकिन जब ये टूटेगा तो ये E प्लस P में भी टूट सकता है और वापस से E प्लस S में भी टूट सकता है, या तो ये इधर जा सकता है बैकवर्ड या इधर जा सकता है फॉरवर्ड। तो जो हमारा यहाँ पे Km निकल के आता है वो क्या है, K2 प्लस K-1 अपॉन K1, ठीक है।
या इसको हम केडी भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केएम कहते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है केएम की वैल्यू जो हमको यहाँ पे पता चली। इसके साथ साथ हमारे पास है एक वी मैक्स। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है के कैट, और ई टोटल होता है टोटल एंजाइम जो भी यूज हुआ है। ठीक है, ई टोटल बताता है टोटल एंजाइम जो भी यूज हुआ है। अब ये एंजाइम पूरा कंसिडर करता है, फ्री एंजाइम भी कंसिडर करता है, प्लस जितने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के रुके हुए हैं वो भी। तो इन दोनों एंजाइम के जो नंबर्स हैं उनको जोड़ के हमको ई टोटल देखने को मिलता है। इस के कैट के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। इसको हम यहाँ पे कहते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, टर्नओवर नंबर ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे अलग से जगह छोड़ी हुई है। टर्नओवर नंबर, यहाँ से आपको अच्छे सवाल, अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, टर्नओवर नंबर होता क्या है? बेसिकली एक है सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है एंजाइम के साथ मिला के। ठीक है, एंजाइम के साथ मिला के। तो सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं पर मिनट। ठीक है, पर मिनट, इसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्नओवर नंबर की सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल पर मिनट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, वी मैक्स इज इक्वल टू के कैट ई टी। ठीक है, और टर्नओवर नंबर को हम कहते हैं के कैट। तो के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ई टी। ठीक है, के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ई टी। वी मैक्स है हमारा मैक्सिमम रेट। ठीक है, वी मैक्स हमारा है मैक्सिमम रेट, जिसका जो क्या कहते हैं अपना यूनिट होगी वो होगी मिलीमोलर पर मिनट, और एंजाइम टोटल जो है हमारा उसकी मिलीमोलर यूनिट होगी। तो ये ऐसे करके कट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास के कैट निकल के आता है उसकी यूनिट निकल के आती है पर मिनट। ठीक है, के कैट, ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें है जिसके मैंने आपके लिए ब्लैंक स्लाइड छोड़ के लिखना ज़्यादा प्रेफर समझा कि के कैट जो है उसकी यूनिट निकल के आती है पर मिनट। जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम वी मैक्स को डिवाइड करेंगे ई टी से, तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, जो टर्नओवर नंबर है कि एक एंजाइम कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगी। और ये एग्जैक्टली यही फॉर्मूला, यानी कि के कैट इक्वल टू वी मैक्स बाई ई टी, हद से ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्टली भी, न्यूमेरिकल में भी, हर तरीके से। ठीक है, जैसे कि जो आपका लाइसोजाइम है उसका जो टर्नओवर नंबर है वो बहुत कम होता है, अराउंड उसका होता है 0.5 पर मिनट। यानी कि लाइसोजाइम आपका क्या करता है, हम लोग उस बारे में बात भी कर चुके हैं। जो हमारा क्या कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन है, उसमें जो नैम और नैग है उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, तो वहाँ पे हमको अराउंड 0.5 पर मिनट देखने को मिलता है इसका। यानी कि 2 मिनट लगते हैं हमको एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, किसको, एंजाइम को। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, तो जैसे कि कैटालेज होता है उसका बहुत हाई टर्नओवर नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टर्नओवर नंबर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी। कि कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है। अब होता क्या है, देखिए आपसे कहा गया कि आपके पास 2 एंजाइम हैं, आपके पास 2 एंजाइम है E1 और E2। अब जाओ इन दोनों एंजाइम के ऐसे करो लैब में और पता करके लाओ कि कौन सा एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा एंजाइम ज़्यादा अच्छा है, कौन से एंजाइम को हमें यूज़ करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस एंजाइम का Km देखोगे, इसका Vmax देखोगे, इस एंजाइम का आप Km देखोगे और इस एंजाइम का आप Vmax देखोगे। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होगा, सिर्फ Km और Vmax से आप एंजाइम के अच्छे बुरे होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर आप देखोगे कि इसका के कैट क्या है, यानी कि टर्नओवर नंबर, आप इसका भी के कैट देखोगे कि वो क्या है। अभी भी आपको कंप्लीट अंदाज़ा नहीं लगेगा कि एंजाइम E1 अच्छा है या एंजाइम E2 अच्छा है। तब यहाँ पे चीज़ निकल के आती है स्पेसिफिक कांस्टेंट या
कैटालिटिक एफिशिएंसी। अब क्या है, जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये टर्म बच्चों के लिए फेमिलियर नहीं है, उन्हें याद नहीं रहता। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी या काइनेटिक एफिशिएंसी या स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, ये हमारे सामने निकल के आता है, जो कि एक एग्जैक्ट मोड है हमको समझने के लिए कि हमारा जो एंजाइम है वो अच्छा है या बुरा कंपैरेटिवली दूसरे एंजाइम के। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है कि हाउ एफिशिएंटली एन एंजाइम कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट्स इनटू प्रोडक्ट। कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ एक एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है अपने सबस्ट्रेट को। ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको हम कह रहे हैं, जो कि हमको कैटालिटिक जो कांस्टेंट है वहाँ से हमको, जो हम इसको जब हम ये कह रहे हैं जो हमारे टर्नओवर नंबर है, जब हम इसको km से डिवाइड करते हैं तब ये हमको देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान दोगे तो सभी फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि आपका के कैट जो है Vmax बाई ई टी है, आपको देखने को मिल रहा है V नॉट इक्वल टू Vmax Km अपॉन Vmax S अपॉन Km प्लस S, तो वो हमको देखने को मिल रहा है। कैटालिटिक एफिशिएंसी भी सिर्फ के कैट बाई Km ही है। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप पहले के कैट कैलकुलेट करोगे, यानी कि Vmax बाई ई टी। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, के कैट पूछ लिया आपसे, कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछ ली, आपको पता है के कैट बाई Km है, तो अब के कैट का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप Vmax बाई ई टी कैलकुलेट करोगे, फिर आप के कैट बाई Km यानी कि कैटालिटिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे। तो एक बार आपकी कैटालिटिक एफिशिएंसी निकल आई तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, के कैट बाई Km। ठीक है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए वही चीज़ निकल जाती है जो हम लोग बात कर रहे थे, कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, Km की वैल्यू हो गई, Vmax की वैल्यू हो गई, ये हमको अच्छे से कंसीडर करनी है, ये हमको अच्छे से पता करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो प्लॉट है, हमारा जो ग्राफ है, वो नॉन लीनियर है। अगर वो नॉन लीनियर है तो हम उससे अच्छे से कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो हमने क्या किया, या जो लाइन व्यूअर बर्ग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश करी उस ग्राफ को लीनियर करने की, उस ग्राफ को लीनियर करने की। तो उस ग्राफ को उन्होंने लीनियर किया कैसे? जो हमारा ग्राफ था V वर्सेस S का, वो लीनियर नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल प्लॉट बना दिया। इसको जो हमारा फॉर्मूला था उसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला बना दिया, पूरा दोनों साइड उसके LHS और RHS को रेसिप्रोकेट कर दिया। 1/V मतलब V इक्वल टू जो हमारा V नॉट इक्वल टू या V इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस S हमको देखने को मिल रहा था, वो अब हो गया 1/V इक्वल टू Km अपॉन Vmax S प्लस 1/Vmax। ओके, तो हमारा जो प्लॉट था वो अब हो गया लीनियर, रेसिप्रोकेट कर दिया तो हमारा जो प्लॉट हो गया वो अब हो गया लीनियर। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ी होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस c के मुताबिक हमारा जो y एक्सिस है उस पर आ गया 1/v, और जो हमारा x एक्सिस है वहाँ पे हमारा आ गया 1/s। ठीक है, 1/s। तो x एक्सिस पे हम लेते हैं 1/s और y एक्सिस पे हम लेते हैं 1/v। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर प्लॉट में आपके साथ ये अच्छी बातें हैं कि अब यहाँ से अच्छे से या आराम से एक्यूरेटली जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो 1/s की हम बात करें तो हमने रेसिप्रोकल कर दी, वैल्यू अपनी रेसिप्रोकेट कर दी, और 1/v में भी हमने अपनी वैल्यू रेसिप्रोकेट कर दी है। यहाँ पे साथ साथ जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, y एक्सिस का, वो हमको बताता है 1/Vmax। तो यहाँ से आप Vmax कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी इस पॉइंट की वैल्यू होगी उस पॉइंट की वैल्यू को आप उल्टा रखोगे, 1/Vmax रखोगे तो आपको वहाँ पे Vmax की वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ साथ x एक्सिस पे जहाँ पे भी ये पॉइंट पे कट करेगा वहाँ पे हमको जो वैल्यू है वो 1/Km देखने को मिल जाएगी, या वहाँ से हमको Km की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। और जो हमारा स्लोप है वो कुछ हमको Km/Vmax के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। स्लोप जो है हमारा वो हमको Km/Vmax के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो अपनी क्या कहते हैं वैल्यूज़ हैं उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमको इसकी ज़रूरत पड़ी थी इस प्लॉट की, और हमने रेसिप्रोकेट करके इस प्लॉट को बनाया था।
ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारे एंजाइम काइनेटिक्स की बारी। यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताया वो सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी फॉर्मूले आप लाइन से लिख लो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको समझने की कोशिश करो, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। एंजाइम काइनेटिक्स तो हमको पता चल गया, लेकिन इस काइनेटिक्स को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट भी कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनकी बात नहीं हुई है, टेम्परेचर। आप सभी लोगों को पता है कि एंजाइम को अपनी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए या अपने काम को करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर की वो वैल्यू जब जो एंजाइम है उसका जो मतलब रेट बढ़ाने का जो स्पेसिफिसिटी है, सारी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम हो। ठीक है, इसके साथ साथ एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे भी काम करता है, यानी कि वो पीएच वैल्यू जब हमारा एंजाइम जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, है ना। तो ऐसे ही इन टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर्स। ठीक, ये मॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं? ये मॉड्यूलेटर्स एंजाइम के रेट को अफेक्ट करते हैं। ये मॉड्यूलेटर्स एंजाइम के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर बढ़ा रहे हैं तो इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर, अगर कम कर रहे हैं तो इनको हम कहते हैं इनहिबिटर। ठीक, तो एंजाइम इनहिबिशन में हम इन इनहिबिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इनहिबिटर क्या करता है? नॉर्मली एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब ये इनहिबिटर जो है वो दो तरीके के होते हैं। ये इनहिबिटर जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल। तो जो आपके रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं एक कंडीशन में, और किसी दूसरी कंडीशन में, हो सकता है पीएच चेंज करके, हो सकता है कंसंट्रेशन वेरी करके, ये एंजाइम को छोड़ भी देते हैं और एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, ये एक तरीके से सुसाइडल इनहिबिटर्स होते हैं। मतलब कि अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर एक बार बाइंड कर गया एंजाइम से और एंजाइम ने उसको आगे क्या कहते हैं रिएक्शन परफॉर्म कर दी, तो कभी भी हमको एक्टिव एंजाइम दोबारा से नहीं मिलने वाला। कभी भी हमको दोबारा से एक्टिव एंजाइम नहीं मिलने वाला। मतलब ही है उसका रिवर्सिबल जो वापस से हो जाए, इरिवर्सिबल जो वापस से ना हो। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एक बार अगर बाइंड कर गए तो परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देंगे एंजाइम को, जो कि हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। कहाँ पे? अपने रिवर्सिबल इनहिबिशन में या रिवर्सिबल इनहिबिटर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर की हम बात करते हैं एक एक करके, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारे पास है सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है। बहुत ज़्यादा आप इसमें डीपली नहीं जाने वाले, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये इनहिबिटर बाइंड कहाँ करते हैं। ये या जितने भी इनहिबिटर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बाइंड कहाँ करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इफेक्ट क्या क्या करते हैं। ठीक, इनका Km पे क्या इफेक्ट है और इनका Vmax पे क्या इफेक्ट है, ये चीज़ हमको पता करनी है। अगर आप इतना पता कर लेगा कि इनके Km पे क्या इफेक्ट है, Vmax पे क्या इफेक्ट है और ये बाइंड कहाँ करते हैं, बस आपके क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। क्यों? बहुत सारे बच्चे ग्राफ देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको पता है कि Km और Vmax किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं तो ग्राफ आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। कैसे, वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर हम बात करें या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पे। ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए दो चीज़ें हमारे पास, या तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे ये बाइंड कर जाए सबस्ट्रेट, या फिर इसकी जगह एक इनहिबिटर बाइंड कर जाए। तो दोनों में कंपटीशन होगा।
दोनों में कंपटीशन होगा इस एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। अगर ये इनहिबिटर बाइंड कर गया तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और अगर ये सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन दोनों लड़ रहे हैं एक ही साइट पे बाइंड करने के लिए, ठीक है, दोनों लड़ रहे हैं एक ही साइट पे बाइंड करने के लिए। याद रखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे ही बाइंड करते हैं, लेकिन रिएक्शन को आगे परफॉर्म नहीं होने देते हैं, ठीक। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, और जब ये एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं तो ये क्या करते हैं, Km को इंक्रीज कर देते हैं, Km की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, लेकिन Vmax की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आता है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है पहली चीज़ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ बाइंड कर रहे हैं, एक्टिव साइट पे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स Km की वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं, Km की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। Vmax की वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं, Vmax की वैल्यू को कोई भी असर नहीं कर रहे हैं। Km की वैल्यू बढ़ रही है, Vmax की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक। इतना ही नहीं, एक ऐसा पॉइंट है छोटा सा जो कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो क्या पूछा जाता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के इफेक्ट से ओवरकम कर सकते हैं, तो बिल्कुल है, हाँ जी। आप कैसे कर सकते हो, जो आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो आपका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों ने मिथनॉल पॉइजनिंग का नाम शुरू होगा, ठीक है, मिथनॉल पॉइजनिंग का नाम शुरू होगा। नॉर्मली होता क्या है, C2H5OH होता है इथेनॉल, और हमारा CH3OH होता है मेथनॉल। तो CH3OH जब बॉडी में जाता है तो ये क्या कर देता है, ये बना देता है, हमारा जो मिथनॉल होता है ये हमारे लिए फॉर्मल्डिहाइड बना देता है, बेसिकली पॉइजन बन जाता है हमारी बॉडी में जाके, और अल्टीमेटली मतलब जो पर्सन होता है उसको किल करता है थोड़े टाइम बाद या थोड़ा टाइम रुक के। तो होता क्या है कि कोई पर्सन अगर मिथनॉल पॉइजनिंग का शिकार हुआ है ना, मिथनॉल पॉइजनिंग का शिकार हुआ है और उसको हम एक मतलब थोड़े से ज़्यादा कंसंट्रेशन में इथेनॉल दे दें, ठीक, तो उसको उसकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है कुछ हद तक, क्योंकि जो मिथनॉल है वो उसी साइड पे बाइंड करता है एंजाइम की, जो हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है उसी साइड पे बाइंड करता है जिस पे हमारा अल्कोहल या C2H5OH बाइंड करता है। तो अगर हम C2H5OH की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो मिथनॉल की बाइंडिंग को रोका जा सकता है और इंसान की डेथ को भी बचाया जा सकता है। यहीं तक नहीं, एक और एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा सा, ठीक है, और वो एग्जाम्पल हमको क्या देखने को मिल रहा है, पहले एग्जाम्पल देख ले तो फिर हम उस पर वापस आते हैं। वो एग्जाम्पल है रेलेंजा, ठीक है, रेलेंजा ये एक ड्रग है जो कि सिंथेटिक ड्रग है, वो सिंथेसाइज किया गया है और इसका मतलब काफ़ी नई डिस्कवरी है, तो मैंने सोचा आपके लिए इसको इंक्लूड कर देता हूँ। ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और जो लोग इन्फ्लुएंजा वायरस से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो लोग इन्फ्लुएंजा वायरस से अफेक्टेड होते हैं ये उनको मतलब उनके अंदर और ज़्यादा इन्फ्लुएंजा वायरस का स्प्रेड ना हो उससे बचाने का काम आता है। बेसिकली यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम सरफेस के साथ, सेल के सरफेस के साथ हीमोग्लूटिनिन के साथ, हीमोग्लूटिनिन एक डॉकिंग प्रोटीन है उसके साथ जुड़ा रहता है, और जब इसका अपना प्रोसेस पूरा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का, तब ये उससे छूट के, सेल को छोड़ के और अलग अलग जगह घूमने लगता है। अब ये हीमोग्लूटिनिन के साथ जो बाइंडिंग है ये छुड़वाता कौन है, ये छुड़वाता है न्यूरामिनिडेज एंजाइम, न्यूरामिनिडेज एंजाइम। तो हमारी जो रेलेंजा ड्रग है ये क्या करती है, रेलेंजा ड्रग कॉम्पिटिटिवली बाइंड करती है किससे, न्यूरामिनिडेज से, या न्यूरामिनिडेज की एक्टिव साइट पे। तो अगर एक बार न्यूरामिनिडेज की एक्टिव साइट फिल हो गई तब वो कैसे बाइंड करेगा, हीमोग्लूटिनिन के साथ या डॉकिंग प्रोटीन के साथ। तो जब वो डॉकिंग प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसको कट नहीं कर पाएगा, कट नहीं कर पाएगा तो इन्फ्लुएंजा वायरस स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ट्रीटमेंट के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस के। ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब ये थोड़ी सी लेटेस्ट चीज़ देखने को मिली है। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारा एंजाइम जो है जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर के साथ बाइंड कर सकता है। अगर इनहिबिटर के साथ बाइंड कर ले तो हमको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्टली यहाँ पे ब्लॉक हमको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो ये तो आपकी बात हुई थ्योरी वाली। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ग्राफिकल इक्वेशन देखने को मिलते हैं इस तरीके से। जब हमारी रिएक्शन अनइनहिबिटेड है, यानी कि वहाँ पे कोई इनहिबिटर्स प्रेजेंट नहीं है, तब इस तरीके का हमको ग्राफ देखने को मिल रहा है। ये हमारा माइकलिस मेंटन का ग्राफ है, ठीक। और जब हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है, तब हमको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल रहा है। बेसिकली Km की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो गई है, Km की वैल्यू बढ़ गई है और Vmax की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। Vmax की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। अब लाइन व्यूअर बर्क प्लॉट में इसको बहुत आराम से बता सकते हो, अगर आपको ये पता है कि Vmax की वैल्यू हमें कहाँ मिलती है और Km की कहाँ मिलती है, ठीक। तो हमें पता है कि इस साइड का जो क्वाड्रेंट होता है 0 के बाद, उधर वैल्यू होती है माइनस में, ठीक। उधर वैल्यू होती है माइनस में, -1, -2, -3। अब आप सब लोगों को पता है -3 बड़ा है कि -1, जाहिर सी बात है -1 बड़ा है और -3 छोटा है। तो अगर हम ये कहें कि Km की वैल्यू बढ़ रही है, Km की वैल्यू बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है किस जाएगी, इस तरफ आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि -3 छोटा है, -1 बड़ा है, तो वैल्यू इस तरफ आएगी। तो जाहिर सी बात है Km का पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा और Vmax एग्जैक्टली वहीं रहेगा जहाँ पे था। तो आप अगर ये बात ध्यान में रखो कि Km और Vmax पे क्या फ़र्क पड़ रहा था, तो आपको पता चल जाएगा सिर्फ ग्राफ देख के कि कौन सा ग्राफ किस तरीके के इनहिबिशन को शो कर रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो कि Vmax जो Km था उसका पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। उसका जो पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब Km बढ़ा, और Km कहाँ बढ़ता है, Km बढ़ता है और Vmax कांस्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। ये बात आपको याद रखनी है और इस तरीके का आपको लाइन व्यूअर बर्क प्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही आपको पेपर में मिल जाएगा। आपको पहचानना होगा ये किसका है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की हम लोग बात करके देखते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आखिर क्या होते हैं। भाई कॉम्पिटिटिव था तो एक्टिव साइट के लिए कम्पीट कर रहा था, नॉन कॉम्पिटिटिव है, जाहिर सी बात है एक्टिव साइट के लिए कम्पीट नहीं करेगा। तो आपको पहली चीज़ तो याद रखनी है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कभी भी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं, ये कोई दूसरी जगह बाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट या ऐसी साइट जहाँ पे ये बाइंड करने के बाद जो एंजाइम है उसका जो हम क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फर्मेशन है, वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है कि उसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंड करने के योग्य रहती ही नहीं है। मतलब अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कोई साइट पे बाइंड हो गया हमारे एक्टिव साइट से अलग, तो एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट अब बाइंड नहीं हो सकता। ये है हमारा एंजाइम। इस एंजाइम पे दो साइट हैं बाइंड होने की, एक ये और एक ये। यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है और यहाँ पे इनहिबिटर। तो अगर ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो गया तो ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एंजाइम है उसकी कॉन्फर्मेशन अब बदल चुकी है, तो इस सबस्ट्रेट के साथ इसकी बाइंडिंग अब नहीं होगी। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये इफेक्ट कैसे डाल रहे हैं, ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से डाल रहे हैं, या हमारा जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से पड़ रहा है। जो हमारी Km की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट या हम ये कह लें जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा है, तो Km की वैल्यू में हमको यहाँ पे बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। Km हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है, Km हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। और जो हमारी Vmax की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जिस एंजाइम के साथ या जिस एंजाइम पे एक बार इनहिबिटर बाइंड कर गया तो वहाँ पे अब बाइंड नहीं करेगा सबस्ट्रेट, तो जाहिर सी बात है उतने एंजाइम हमारे लिए कम होते जाएंगे, तो Vmax की वैल्यू हमारे लिए कम होती जाएगी। तो आप देख रहे हो 1/Vmax की वैल्यू यहाँ पे ये है और फिर ये ऊपर की साइड शिफ्ट कर रहा है इनहिबिटेड 1/Vmax। क्यों? क्योंकि जो Vmax है उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर ये डायरेक्ट Vmax होता तो ये नीचे की तरफ आता, लेकिन ये 1/Vmax है, रेसिप्रोकल, उल्टा, इसीलिए इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफ पढ़ के ये बता सकते हो कि चीज़ें या किस तरीके की हो रही है, किस तरीके का इनहिबिशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि Km की वैल्यू अनचेंज्ड और Vmax की वैल्यू में क्या हो रहा है, Vmax डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइनाइड, ठीक है।
साइनाइड जो है ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। आपको पता है साइनाइड एक पॉइजन का काम करता है जो कि एटीपी प्रोडक्शन को रोक देता है, जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाथवे है उसमें। होता क्या है, जो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि एक कैरियर मॉलिक्यूल है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का जो प्रोसीजर है, उसका जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है, उसको ये रोक देता है। किस तरीके से? ये बाइंड करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एलोस्टेरिक साइट पे और फिर उसका कॉन्फॉर्मेशन इस तरीके से चेंज कर देता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्ट नहीं ले पाता है। तो अल्टीमेटली जो एटीपी सिंथेसिस है वो यहाँ पे, ये हम ये कह रहे हैं जो एटीपी सिंथेसिस का पाथवे है वो एज इट इज परफॉर्म नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। तो साइनाइड जो है वो एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है और इंसान को किल कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और इनहिबिशन है जिसको हम कहते हैं, एक और इनहिबिटर जिसको हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थोड़ा सा हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव और जो हमारे कॉम्पिटिटिव है उससे अलग है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है एंटी कॉम्पिटिटिव है तो उल्टा होगा कॉम्पिटिटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने मिलती है, जो हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है। ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और उसके बाद ये इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड कर गया, तब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ESI कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा बजाय E और P यानी कि फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के। तो एक बार अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट की जगह एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से दो चीज़ों से अलग कर सकते हैं या दो ऑब्जर्वेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवर्सल नहीं होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हो जाता था और अभी हम देख के आए हैं। ठीक, दूसरी चीज़, लाइन वेयर बल्क प्लॉट में हमको यहाँ पे पैरेलल लाइंस देखने को मिलती हैं रेदर देन इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन यहाँ पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की। होता क्या है, यहाँ पे जो Vmax है और जो Km है दोनों ही डिक्रीज होते हैं। ठीक है, Vmax भी डिक्रीज होता है और Km भी डिक्रीज होता है। जो हमारा इनहिबिटर हम जैसे जैसे ऐड करते हैं हमारा Vmax जो है वो डिक्रीज होता है, तो 1/Vmax की वैल्यू इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इस तरीके से हमको ग्राफ देखने को मिलता है। अगर सिर्फ आप ये तीन ग्राफ के पीछे का जो रीजन है Vmax और Km का ये याद कर ले गए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। और उसके लिए आप ये टेबल बना लो अपने लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के इनहिबिटर हमको देखने को मिल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में Km की वैल्यू बढ़ रही है, अनकॉम्पिटिटिव में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और अनकॉम्पिटिटिव में कम हो रही है। ठीक है, Vmax की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस पर रिमेन्स अनचेंज। नॉन कॉम्पिटिटिव में कम हो रही है और अनकॉम्पिटिटिव में भी कम हो रही है। बाइंडिंग साइट कॉम्पिटिटिव की एक्टिव साइट है, यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में फ्री एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है और अनकॉम्पिटिटिव में सिर्फ और सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, सबस्ट्रेट रिजेंबलेंस होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में या और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट रिजेंबलेंस नहीं होती है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये लेक्चर आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, अगर लगा हो तो ज़रूर से शेयर करिएगा। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर से हम लोग के साथ शेयर करिए, ज़रूर हम लोग को बताइए। और आप बहुत सारी चीज़ें अपने तक मतलब ना रखिए, कोई और भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने से रिलेटेड, आपको मतलब जैसे सोर्स के रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आप हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं। अदर देन दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब गुरुमंत्र चैनल, do join our Telegram channel also and join our Facebook channel, that Guru Mantra page, Shiksha Ka Granth. Also you can visit our website gurumantraacademy.com and you can order this book from there, or you can attend the classes on your laptop or on the iOS platform.
Also you can send an email or you can call on this given contact number in order to just resolve your any query. ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।